नमस्कार। आज हम किसी राजा या किसी साम्राज्य की कहानी नहीं सुनने वाले। नहीं, आज हम बात करेंगे भारत के एक जमीन के टुकड़े की। समझिए, एक ऐसी धरती की जीवनी जिसने अपनी आंखों से हजारों सालों का इतिहास देखा है। जी हाँ, वो क्षेत्र जिसे आज हम बस्ती के नाम से जानते हैं। तो बस यही सवाल हमारी आज की इस पूरी चर्चा का आधार है। चलिए, इस जमीन को ही हम आज का हीरो मान लेते हैं, जो हजारों सालों के इतिहास की खामोश गवाह रही है। आइए इसकी कहानी के पन्ने पलटना शुरू करते हैं। तो इस जमीन की कहानी का पहला अध्याय वो शुरू होता है मिथकों और किंवदंतियों के दौर से, जब ये इलाका प्राचीन कौशल साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। इसमें जो बात सबसे हैरान करती है वो है समय का पैमाना। मतलब हम यहाँ भगवान राम के पौराणिक युग से लेकर सीधे उनके वंशज बृहद्वल तक की बात कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु महाभारत के युद्ध में हुई, जो अपने आप में एक पूरे युग का अंत था। तो उन महान प्राचीन राजवंशों के पतन के बाद क्या हुआ? एक पावर वैक्यूम, यानी शक्ति का एक शून्य काल बन गया। अब ये जमीन एक ऐसा बेशकीमती इनाम बन गई थी जिसे पाने के लिए कई साम्राज्य आपस में टकराने वाले थे। इस दौर में ना सत्ता बहुत तेजी से बदल रही थी। पहले आए मौखरी, जिनका केंद्र कन्नौज में था। फिर उन्हें गुर्जर प्रतिहारों ने हरा दिया, और मजे की बात यह है कि उन्होंने भी कन्नौज को ही अपनी नई राजधानी बना लिया। मतलब सत्ता का हस्तांतरण लगातार चल रहा था। सत्ता के इस बदलते खेल में इसके बाद मैदान में आए गढ़वाल। उनके सबसे मजबूत शासक थे जयचंद्र, जिन्होंने कुछ समय के लिए इस पूरे क्षेत्र को एक किया। लेकिन बहुत जल्द ही दरवाजे पर एक नए खतरे ने दस्तक दे दी थी। और देखिए, चंदवार की लड़ाई में जयचंद्र की हार एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसने इस इलाके के आखिरी बड़े हिंदू साम्राज्य के पतन का रास्ता साफ कर दिया, और यहीं से दिल्ली सल्तनत के लिए दरवाजे खुल गए। तो जब बड़े बड़े साम्राज्य बिखर गए तो ये पूरी जमीन घने जंगलों में बदल गई। और जानते हैं क्या हुआ? इसी उथल पुथल और अराजकता के बीच से नई नई स्थानीय शक्तियों ने सिल उठाना शुरू किया, जिन्होंने इस जमीन पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। इन नई ताकतों के उभरने से पहले यहाँ रहते थे रहस्यमयी भर लोग। उनका इतिहास हमें किताबों से ज्यादा किंवदंतियों और उन खंडरों से पता चलता है जो वो अपने पीछे छोड़ गए। सच पूछिए तो ये लोग कौन थे, ये आज भी एक पहेली ही है। फिर लगभग 13वीं शताब्दी से इस इलाके में कई नए कुलों का आना शुरू हुआ। राजपूत, ब्राह्मण और दूसरे कई समूह यहाँ आए, और उन्होंने धीरे धीरे स्थानीय जनजातियों को हटाकर अपने अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित कर लिए। अब सोचिए, ये पूरा इलाका छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, और इसी बिखरे हुए माहौल के बीच एंट्री होती है मुगल साम्राज्य की, जिसका मकसद था इन सभी आजाद स्थानीय प्रमुखों को एक सेंट्रल पावर के नीचे लाना। वैसे मुगलों से ठीक पहले ये क्षेत्र दिल्ली और जौनपुर सल्तनतों के कंट्रोल में था। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इसी दौर में महान दार्शनिक और कवि महात्मा कबीर इसी इलाके में मगहर में रहा करते थे। ये बात इस जगह को एक खास सांस्कृतिक पहचान देती है। मुगलों का कंट्रोल स्थापित करने का तरीका बड़ा सधा हुआ था। औरंगजेब ने अपने एक दूत काजी खलीलुर रहमान को भेजा। उसने सीधी लड़ाई करने की बजाय पहले तो स्थानीय राजाओं को टैक्स देने के लिए मजबूर किया, और फिर धीरे धीरे जरूरी जगहों पर अपनी सैनिक चौकियां बना ली। और ये देखिए, इतिहास कैसे आज भी हमारे बीच जिंदा है। 17वीं सदी के उस मुगल अधिकारी का नाम आज भी इस क्षेत्र के भूगोल का एक बड़ा हिस्सा है, खलीलाबाद शहर के रूप में। कमाल है ना? तो चलिए, अब हम इस जमीन की कहानी के आखिरी बड़े ऐतिहासिक अध्याय पर आते हैं। ये वो समय था जब मुगल सत्ता कमजोर पड़ रही थी और एक नई शक्ति, एक नई ताकत उभर रही थी। 18वीं सदी के अंत तक भी ये जमीन बेहद बिखरी हुई थी। आप देख सकते हैं, अलग अलग परगने अलग अलग स्थानीय शासकों के बीच बटे हुए थे। हाँ, कहने को तो ये सब अवध के नवाब के अधीन थे, पर हकीकत में अपने अपने इलाकों के मालिक थे। ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक ऐसी तारीख है जो इस क्षेत्र के लिए सदियों के सबसे बड़े राजनीतिक बदलाव का प्रतीक है। और बस हो गया, एक ही फैसले के साथ एक झटके में ये पूरी की पूरी जमीन और यहाँ के लोग एक साम्राज्य के हाथ से निकलकर दूसरे साम्राज्य को सौंप दिए गए। यही वो निर्णायक पल था जिसने इस इलाके के लिए आधुनिक युग की नींव रखी। कौशल साम्राज्य से लेकर कंपनी राज तक इस जमीन ने वाकई सब कुछ देखा है।
तो जब हम इतिहास की इतनी लंबी विरासत को देखते हैं तो ये सोचना तो बनता है कि भविष्य इसके लिए अपने पन्नों में क्या लिख कर लाया है।